नेशन देखो, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान। तो ये जो यूएस, जर्मनी, फ्रांस नेशन है, ये सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ऐसा क्या किया कि नेशन मजबूत हुआ। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी चेंज कर दी। इकोनॉमी जैसे ही चेंज हुई, सोसाइटी चेंज हो गई। 1991 से पहले जो मूवियां बनती थी उनका नाम होता था रोटी। 1970s की मूवी है रोटी, क्योंकि 1970 में रोटी खाना भारत के लिए बहुत बड़ा चुनौती था। और 1991 के बाद मूवी बनी मर्डर। किसी भी समय के अगर समाज को समझना हो, सोसाइटी को, तो या तो आप उस समय के लिटरेचर को पढ़ो, और आज आपके पास सबसे अच्छी सुविधा है मूवी देखना। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा से आप पूछिए, 1960s की मूवी है श्री 420, उसी समय की मूवी है हरिश्चंद्र, श्री सरस्वती चंद्र। उसमें गाना है, फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी गरीबी थी कि आदमी फूल से ज्यादा कुछ भेज ही नहीं सकता था। अब गाना है, कुड़ी कहती है मैनू जगवार लें दो। तुम यार बात, तुम हंस देते हो, तुम वो जो बात है ना उसको साइडलाइन कर देते हो। समाज बदला ना 91 के बाद। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। हमें लगा नाराज हो गया मेरे ऊपर ये। नहीं भैया, हम नहीं कहेंगे, समाज के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अरे कोई नहीं, आराम से। उसको लग रहा है इतनी देर से टॉर्चर कर रहे हो यार, उल्टी सीधी बातें बोल। तो जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस ताकतवर नेशन बने, उसमें सबसे बड़ी भूमिका है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे होगा, इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। इकोनॉमी जैसे चेंज होगी, सोसाइटी चेंज हो जाएगी। जो राष्ट्र इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, वहां का सोशल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। वो जो पुराना स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, वो खत्म हो गया। बिल गेट्स कौन है? अमेरिकन। जैकमा कौन है? चाइनीज। अंबानी कौन? इंडियन। तीसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि तुम्हारी जो समय है, सिचुएशन, परिस्थिति, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, और सब इंटरकनेक्टेड है। स्कूल में हम क्या करते हैं? सबको सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं, अलग अलग। लेकिन सिविल सर्विस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में स्त्री की दशा देखो, और यूएस में स्त्री की दशा देखो। उसके लिए रिलीजन जिम्मेदार नहीं है, इकोनॉमी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गिव्स सोशल इंडिपेंडेंस, यही तो फॉर्मूला है। आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता देती है। नहीं, यही तो फॉर्मूला है। पराधीन सपने सुख नाही। जो आदमी दूसरे के अधीन है, तुम्हारी जो परिस्थिति है, तुम्हारा जो समय है, उसको देखना, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने समय को नहीं, उस परिस्थिति को नहीं पहचानते। एक बार एक इंस्पेक्टर एक पोल्ट्री फार्म में गया। पोल्ट्री फार्म, फूड इंस्पेक्टर था, तो पोल्ट्री फार्म के इंस्पेक्शन पर निकला था। तो एक पोल्ट्री फार्म में गया, तो उस पोल्ट्री फार्म के मालिक से पूछा कि मुर्गियों को क्या खिलाते हो? कहा साहब बाजरा खिलाते हैं।
कहा इतनी गर्मी में बाजरा खिलाते हो, बंद करो इसको। पहले मुर्गी फार्म का मालिक को बंद कर दिया उठा। दूसरे मुर्गी फार्म में गया, उसने पूछा क्या खिलाते हो मुर्गी को? बोले साहब चावल खिलाते हैं। बोले उल्टा सीधा खाना खिलाते हो, इसको भी बंद कर दो। दूसरा वाला भी बंद हो गया। जब वो तीसरे मुर्गी फार्म में एंटर किया, उसने कहा क्या खिलाते हो मुर्गियों को? उसने कहा साहब खिलाते कुछ नहीं, 5-5 रुपए दे देते हैं, इनका जो मन होता है खा लेती हैं। बोला हाँ तुम समझदार आदमी, ऑफिस में आओ। खिलाते तो कुछ नहीं है, इनको 5-5 रुपए दे देते हैं। 17s का क्वेश्चन पेपर अलग था क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी। 80s का क्वेश्चन पेपर अलग था क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी। 91 के बाद तो ड्रास्टिक चेंज आया, एलपीजी, तुरंत यू टर्न मारा एग्जामिनेशन पेपर ने, और अब एकदम अलग परिस्थिति दुनिया में चल रही। पूरी दुनिया में, कहीं एक जगह नहीं चल रही है, पूरी दुनिया में। ये तीसरी चीज है, अपना समय। सिर्फ ये नहीं किताब ले लिया रटे जा रहा है, एलपीजी क्या है, कनेक्टिविटी। भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, आज से नहीं, प्राचीन काल से। और उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मुख्य वजह क्या है? भारत की ज्योग्राफी। कल्चर किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे। कल्चर मतलब ड्रेस, कल्चर मतलब खाना। कश्मीर का हिंदू और तमिलनाडु का हिंदू, दोनों के ड्रेसिंग सेंस अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों की ज्योग्राफी अलग अलग है। गुजरात का मुसलमान और नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान, दोनों का ड्रेसिंग सेंस अलग अलग होंगे। और खाना भी अलग अलग होगा। तो अशोक को, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई के बीच तनाव है, ऐसे अशोक को बुद्ध ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव का सामना करना पड़ा। और टेंशन चाहे फैमिली में हो या राष्ट्र में, विनाश करती है। जो तुम आज सिचुएशन देख रहे हो, ये सिचुएशन अशोक के सामने भी थी। तभी तो हम उसे द ग्रेट कहते हैं, जिसको समझ में आ रहा हो। और फिर वो धम्म की नीति का प्रतिपादन, पॉलिसी ऑफ धम्म। और उस पॉलिसी ऑफ धम्म में वो कहता है सार वृद्धि, कि प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म के बेसिक सिद्धांत को समझना चाहिए। और किसी भी धर्म का बेसिक सिद्धांत, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बेसिक सिद्धांत किसी भी धर्म में कोई अंतर नहीं है। बेसिक सिद्धांत इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसी पे तो दारा शिकोह ने किताब लिखी थी, मजमुल बहरीन, द मीटिंग ऑफ टू ओशंस, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। वो जो अशोक के समय परिस्थिति थी, बुद्धिस्ट ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव, वही परिस्थिति मेडिवल इंडिया में अकबर के सामने थी। हिंदू, मुसलमान और फिर उनके विभिन्न डिफरेंट सेक्ट्स, संप्रदाय, शिया सुन्नी, शैवाइट वैष्णवाइट। तो उसने भी फिर कहा कि नहीं नहीं, इस तनाव को कम करना है तो तौहीद इलाही, तौहीद इलाही। अब जब तुम मेंस में आंसर लिखते हो तो तुम्हें ये कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा। वो जो तुम्हारा एग्जामिनी है ना, उसको पता लगना चाहिए कि यार इसने हिस्ट्री से सीखा है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज कोई हम इस समस्या से परेशान नहीं है, पहले से। और जब जब हम इस समस्या से परेशान हुए, हमारे पास सॉल्यूशन था। परिस्थिति, अपनी प्रेजेंट परिस्थिति को समझना, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन,
ये 3 काम कर लो आप, और अगर ये 3 काम आपने कर लिया तो आप भी कल यहां बैठोगे और असंभव को मजाक बना दोगे। पहला काम, पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो घर जाकर। नहीं समझते हो, जहां कोचिंग में पढ़ते हो उस टीचर से पूछो कि सर ये है भाई, क्या 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 है सर, डिमांड इनकी क्या है सर, ये बेस में क्या चाहते हैं सर, ये प्रीलिम्स में क्या चाहते हैं। कितना पढ़ोगे यार? अगर तुम एक बार सिलेबस उठाकर देखो आईएएस का, तो सिर्फ सिलेबस देखकर ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कोई तो फॉर्मूला होगा जो इन लोगों ने फॉलो किया होगा और प्रीलिम्स निकला। इस दुनिया में हर कोई भी आदमी ओमनीसिएंट नहीं है। अभी आप हमसे 4 क्वेश्चन पूछ लो, हो सकता है मैं ही जवाब ना दे पाऊं। दूसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपनी क्षमता को चेक करो। और तीसरा, अपनी परिस्थिति को समझो। इन सबके साथ ये 3 बातें क्लियर हुई ना? इन सबके साथ जो चौथी बात, जो मतलब मुझे बोलना ही होता है, जीवन मतलब युद्ध। ये लास्ट बात। या तो आप हंस हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। जीवन मतलब युद्ध। 2 लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है। एक चपरासी के जीवन में, चपरासी, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छा, चपरासी बन जाओ। चपरासी का काम क्या है? साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, जो भी मिलने आया मीटिंग करा दी, वरना बैठे हुए, क्या फर्क पड़ता है। और वो भी चपरासी अगर ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है। भाई राजा से मिलने के लिए जो सबसे अहम आदमी होता है वो यही लोग होते हैं, यही इंफॉर्मेशन देते हैं। साहब कितने बजे आते हैं, साहब कितने बजे आते हैं, कहाँ जाते हैं, गोल्फ खेलने कहाँ जाते हैं। और या फिर जो लोग हरिद्वार चले गए, जिन्होंने कहा भैया हमें नहीं बनना आईएएस, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें कुछ बनना ही नहीं। आज आप गेरुआ पहन लो, आज आपके जीवन की सारी चुनौती खत्म, क्योंकि आपने मान लिया कि आप इस जीवन की लड़ाई में शामिल नहीं हो। लेकिन जीवन का मजा भी तो यही है। और करना क्या है? तो जब लड़ना है, जब ये पता है कि लड़ना है। कल सर पहुंचे करीब आप 11:30 बजे के आसपास पहुंचे। बोला हम लोग सोने जाते जाते 3 बज गए। बोले सुबह सेमिनार है। युवा मतलब शक्ति। भारत आज एक दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा युवा हैं। और भारत आज दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है। इसीलिए तो बुजुर्ग लोग शादी कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं नाम क्यों लूं किसी आदमी का? पर अखबार तो सारे लोग पढ़ते हैं ना। डिप्रेस आदमी से कौन शादी करेगा? और जीवन की लड़ाई में 2 ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना। ऐसा समाज की ग्रेविटी है। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो? अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी। बोले आईएएस? फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में
मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता, जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी। अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहे हो फालतू में। भगवान का आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं, और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूँ तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। तो मैंने कहा सोच रहा है हवाई जहाज खरीद लो। अरे ने कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। और वो योगदान क्या है सबसे ज्यादा बड़ा, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। हमेशा हर चीज में अरे तुमसे क्यों नहीं होगा, तुम ही करोगे। मैं जब सेमिनार लेने निकलता हूं तो आमतौर पर उनसे बात कर लेता हूं। कोई भी मैच हो तो जब मैच खेलने आप उतरते हो ग्राउंड पे तो हर मैच में एक फीलिंग तो रहती ही है। मैं उनसे बोलता हूं कि यार सेमिनार है, हाँ ठीक है तुम जाओ, तुम एक दिन यूएन में भी बोलोगे। और वो चीज इतनी उत्साहित कर देती है। तो मैं सब लोगों से यहां रिक्वेस्ट करूंगा कि आप योग और ध्यान से जरूर जुड़ें। ध्यान किसी धर्म का नहीं है, उस ध्यान पर किसी धर्म विशेष की मोनोपोली नहीं है। ध्यान का सीधा सा मतलब है अपने मन को समझना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं लेकिन ये पढ़ने ही नहीं देता होगा। तुम्हारी जीत किस पर निर्भर करती है? अगर इससे तुम्हारी दोस्ती हो गई और तुम जो करना चाहते हो उसमें ये तुम्हें सपोर्ट करने लगा, या तुम